हाय स्टूडेंट्स, चलिए आज भी जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न को देखेंगे जो कि क्लास 10th के बायोलॉजी से चैप्टर फर्स्ट यानी जैव प्रक्रम से 30 क्वेश्चन मैंने कल बता दिया था और आज फिर 30 क्वेश्चंस है। ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चंस मैं बताऊंगा चैप्टर फर्स्ट से। उसके बाद अगला वीडियो में फिर अगला चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो आज भी टोटल 30 क्वेश्चंस है। तो चलिए बिना देरी किए अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। 4 ऑप्शंस हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त बिंबाणु या कोई नहीं। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु। ठीक है, तो सी नंबर सही आंसर है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में रक्त बिंबाणु सहायक होता है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? किस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ठीक है, तो ये कॉकरोच में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच यानी तिलचट्टा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाए जाते हैं? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो जठर ग्रंथि आमाशय में पाए जाते हैं। जठर ग्रंथि आमाशय में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग अपने अपने कॉपी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमेटा पौधे के जड़ में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? जड़ में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन जब भी होता है पत्ती में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? पत्ती में। पौधे में वाष्पोत्सर्जन पत्ती में होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करते जाइएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन किस प्रकार की झिल्ली है? ठीक है, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, क्या? अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसको अच्छे से आप लोग लिखते जाइए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी फिजिकल रिएक्शन है। ठीक, चलिए इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। बी इसका सही ऑप्शन होगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होती है? मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा 20 मिलीग्राम होती है। ठीक है, कितनी होती है? 20 मिलीग्राम। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया 20 मिलीग्राम होती है। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से लिखते जाइएगा। अगर कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपी द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त में जो हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव या पदार्थ होता है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। चलिए अच्छे से देख लेना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे और अच्छे से नोट करते जाइएगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में
कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, 3 याद रहे। चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? इसके 4 ऑप्शन है। ए 5 से 10 मीटर, बी 6 से 8 मीटर, सी 2 से 4 मीटर, डी 1 से 2 मीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 5 से 10 मीटर, यानी मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 5 से 10 मीटर होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? ठीक है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? तो ये है चीड़ का। ठीक है, रेजिन चीड़ पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चीड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए विसरण प्रक्रिया का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी विसरण। ठीक है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए विसरण का प्रयोग होता है, विसरण क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? आमाशय के अग्रभाग को हम लोग कार्डियक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। इन सबों को अच्छे से लिखते जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, सामान्य मानव के 100 मिलीलीटर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम होती है, यानी 100 ml रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होगी। ठीक है, यानी डी नंबर। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करते जाइएगा, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर है 17 नंबर। मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेसम या कोष्ठक होते हैं? तो सभी स्तनधारी जंतुओं के हृदय में 4 कोष्ठक या वेसम होते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? ठीक है, इसके 4 ऑप्शंस हैं। 80/120, 120/80, 160/100 और 100/160। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर 120/80, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में जब भी रक्तचाप रहेगा वो 120/80 रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? 120/80। ये नहीं कि एग्ज़ाम में 80/120 टिक मार देना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 120/80। ठीक है, अच्छे से इसको ध्यान में रखिए, 120/80। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, मानव हृदय में निलय की संकुचन स्थिति को क्या कहते हैं? तो मानव हृदय में निलय की संकुचन स्थिति को सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर। पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा दूध या उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसे लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स। यानी पौधों में जो गाढ़ा दूध या रंग का उत्सर्जित तरल पदार्थ दिखाई देता है उसे लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, लेटेक्स। क्या कहते हैं? लेटेक्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको जो क्वेश्चन का आंसर मालूम है कमेंट ज़रूर करें, एवं जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसे अच्छे से आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो इसे सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सीकम। ठीक है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर जो पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा संरचना होती है उसे सीकम कहते हैं। ठीक है, सीकम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र का मूत्र मार्ग भाग शरीर के सीधे बाहर खुलता है। ठीक है, मूत्र मार्ग शरीर के सीधे बाहर खुलता है। इसे अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलता है? सीधे भीतर की ओर कहाँ खुलता है? यानी ये भीतर में जो खुलता है तो ये नासिका विषमों में खुलता है। कहाँ खुलता है? नासिका विषमों में खुलता है, यानी ए नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर सीधे नासिका विषमों में खुलता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब 24 नंबर प्रश्न है, श्वसन वर्णक कहाँ पाई जाती है? तो श्वसन वर्णक रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है, श्वसन वर्णक रक्त प्लाज्मा में पाई जाती हैं। श्वसन वर्णक रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? तो छोटी आंत में भोजन का पाचन जब पूर्ण हो जाता है तो चाइल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। भोजन पाचन पूर्ण होने के बाद वह चाइल कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, प्रत्येक मानव वृत्त में वृक्क होगा, यहाँ पर होगा वृक्क। ठीक है, वृत्त लिखा गया, यहाँ पर होगा वृक्क यानी किडनी। ठीक है, ठीक है, वृत्त नहीं वृक्क। ठीक है, चलिए देखिए, प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? इनके 4 ऑप्शंस हैं। ए लगभग 10, बी लगभग 100, सी लगभग 10,000, डी लगभग 10 लाख या 1 मिलियन। 10 लाख या 1 मिलियन। ठीक है, तो मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख होती है। डी नंबर। ठीक है, प्रत्येक मानव के वृक्क में, ठीक है, नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 मिलियन या 10 लाख। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याली जैसी संरचना रहती है। नेफ्रॉन में जो है एक प्याली जैसी यानी कप जैसी संरचना रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्याली जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति कितनी रहनी चाहिए? तो ये 70 से 80 बार 1 मिनट में धड़कना चाहिए। ठीक है, कितना बार? 70 से 80 बार। 70 से 80 बार सामान्य मनुष्य के हृदय का धड़कन गति होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी 70 से 80 बार प्रति मिनट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है, यानी मानव में लाल रक्त कणिका कहाँ पर निर्मित होता है? तो ये अस्थि मज्जा में निर्मित होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में
लाल रक्त कणिका का निर्माण स्थल है। ठीक है, चलिए अब अंतिम प्रश्न को देखते हैं। पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है? पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, क्लोरोफिल वर्णक को, रंध्र को, सभी कोशिकाओं को या फिर परिवहन ऊतकों को। तो सूर्य प्रकाश को जब भी अवशोषित करने की क्षमता रहेगा, किसे रहेगा? क्लोरोफिल वर्णक को। ठीक है, किसे रहेगा? क्लोरोफिल वर्णक को। तो ए नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन इतना तक ही रहा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अच्छे से पूरा देखें। ठीक है, थैंक यू।